हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जैसा पहले आपको बता रखा था कि एससी वर्मा बुक से उसके क्वेश्चन सर्कुलर मोशन पर करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए फटाफट से स्टार्ट कर लिया जाए। ये सर्कुलर मोशन और दिस वन इज द एससी वर्मा बुक से फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द मून विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो एक्सेलरेशन ऑफ द मून विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो ऐसा हम जानते हैं कि अर्थ है और नेचुरल सैटेलाइट है उसका मून, और चारों तरफ उसका चक्कर काटते रहता है ऐसे कुछ इस तरह से। तो जब ऐसा कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन में जब आ रहा होगा, तो ये हमारा अर्थ है, ये हमारा मून है। तो इसमें इसका डिस्टेंस कितना दे रखा है? 3.85 इंटू 10⁵, नॉट 105, इज 10⁵ किलोमीटर। तो हमारा रेडियस गिवन है, और जैसे ही ये जाएगा उसमें से हम क्या कर सकते हैं, इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, तो हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही, मतलब कि सर्कुलर मोशन में जा रहा है, एक मतलब क्वेश्चन में बता रखा है, तो हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही निकालना है। तो इसका वैल्यू क्या होता था? v²/r, वेरी सिंपल। तो लेकिन दूसरा उसका वेलोसिटी तो गिवन नहीं है, कुछ बस एक रेडियस दे दिया है और कह रहा है कि रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन 27.3 डेज। तो दूसरा हम फॉर्मूला भी जानते थे, ω² इंटू आर। अगर आर का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ω² आर आ जाएगा। और ओमेगा का टाइम पीरियड के साथ क्या रिलेशन होता था बच्चों? ओमेगा इक्वल टू 2π/t, ऐसा 2π/t। तो यहाँ से 2π/t का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 4π² अपॉन t² इंटू आर। इस तरह का होगा क्या? तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। और टाइम पीरियड इसका कितना दे रखा है? एक रिवोल्यूशन कितने दिन में लगा रहे हैं? t = 27.3 डेज। तो इसको अगर आप 24 आवर्स और 3600 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये जो डेज है ये सेकंड में बदल जाएगा और उसका वैल्यू रखेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि एक भारी भरकम सा कुछ यहाँ पर मिल रहा है। तो 4π² इंटू t² इज 27.3 इंटू 24 इंटू 3600 का होल स्क्वायर। ये तो t हो गया, और रेडियस इज दैट मच, वेयर इज द 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर। तो इतना मीटर हो गया। इन सबों को बच्चों सॉल्व, आंसर यहाँ पर आ गया। अब इन सबों को जब आप कैलकुलेट करेंगे, शांत मन से करिएगा, या आंसर अगर देखिएगा कि चेक करना है तो उसके लिए आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इतना लेंदी कैलकुलेटर तो आप एग्जाम्स में तो भूल ही जाइए, बस इसको वेरीफाई करने के लिए है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2.73 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा कुछ आता है। ठीक है बच्चों, तो इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 था। तो इसमें केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछा था, जो कि हमने बहुत आसानी से निकाल लिया। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, हट जाओ। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, कि find acceleration of particle placed on the surface of the earth at the equator due to the earth rotation. The diameter of earth is this much. Take 24 hours of the earth to complete one revolution about its axis. तो अच्छा, अब देखिए कि पहले वाला क्या था कि अर्थ के अराउंड मून घूम रहा था, तब के लिए था। अब हमारा ये अर्थ है यहाँ पर ऐसा है, और इसी पर इसके इक्वेटर पे, इक्वेटर ऐसा ही होता है 0 डिग्री पर। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इमेजिन करिए कि इस तरह का ऐसा है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि चलो बताइए कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अगेन एक्सेलरेशन के लिए फिर से ω² इंटू आर के शरण में जाएं, तो ये देगा ω² को क्या लिखते हैं? 2π/t का स्क्वायर इंटू आर। इसको अगर करेंगे तो 4π² t² इंटू आर। तो पाई का वैल्यू जितना है उतना है, रेडियस
इसका कितना हो जाएगा, डायमीटर कितना है 12,800, तो 6400 किलोमीटर हो जाएगा। तो 4 पाई 6400 किलोमीटर इंटू 10⁻³ रेडियस। और टाइम पीरियड बच्चों इसका 24 आवर्स होता है जैसा आप जानते हैं, तो 24 इंटू 3600 का स्क्वायर। तो इसको भी आप एक कैलकुलेशन, बोरिंग कैलकुलेशन है तो आप इसको करेंगे तो इसमें इसका आंसर आ जाएगा। ये तो बातचीत हुआ फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों एक जैसे निकले, तो उसको हमने आसानी से यहाँ से बता दिया। अब देखिए नेक्स्ट कर रहा है, अच्छा लिखना तो नहीं था, लिखने के लिए बस कॉन्सेप्ट तो ये लग रहा है आपका, और इसमें गेटिंग पुटिंग वैल्यू है तो उससे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्टिकल मूव इन ए सर्कुलर रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर एट स्पीड गिवन बाई u इक्वल टू 2t। u इक्वल टू 2t है, वेयर u इज इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, यूनिट ध्यान रखिएगा, u इज इन सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड t इज इन सेकेंड। तो कह रहा है फाइंड रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो खाली थर्ड पार्ट में जो पूछा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन मतलब नेट एक्सेलरेशन। तो आ जाइए रेडियल एक्सेलरेशन की बात करते हैं। रेडियल एक्सेलरेशन एट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r होता है, तो v का वैल्यू 2t है और कितने इंस्टेंट पे चाहिए, t इक्वल टू 1 पर, तो 2t का स्क्वायर करेंगे और सेंटीमीटर है तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 t², 1 का तो कोई मतलब है नहीं, तो 4 इंटू यहाँ से 1 हो गया, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रेडियल एक्सेलरेशन हो गया। फिर कह रहा कि फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपको पता होगा कि ये होता है dv/dt, और v का वैल्यू हमें कितना गिवन है 2t, तो dv/dt का वैल्यू कितना हो जाएगा इस 2, तो ये हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया, और जो कि इसका यूनिट का ध्यान रखें तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब रहा बात उसका तीसरा वाला कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1, तो हमारे पास टेंजेंशियल है, रेडियल है, 1 सेकेंड पर है, तो हमें नेट एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से एक्सेलरेशन a इक्वल टू, ये बताया था, मतलब ये बेसिकली क्या होगा कि सर्कुलर मोशन नहीं होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, जिसमें आपके टेंजेंशियल और रेडियल एक्सेलरेशन दोनों आ जाते हैं। तो कैसा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और इस तरह का एलिप्टिकल पाथ में ऐसे ऐसे घूम रहा होगा। तो यहाँ पर इसका वैल्यू अगर आप देखेंगे तो टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस रेडियल का स्क्वायर, तो टेंजेंशियल का वैल्यू कितना है इस 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 16, 4 ही था और ये 2 था, तो 16 और 4 √20, तो √20 को आप 4.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों। तो ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल था। ठीक है, अब सॉरी ये आपने लिखा है क्या, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्कूटर वेइंग 150 kg टुगेदर विथ इट्स राइड मूविंग एट 36 किलोमीटर पर आवर टू टेक अ टर्न ऑफ अ रेडियस 30 मीटर, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द स्कूटर इज नीडेड टू मेक द टर्न पॉसिबल। तो आपको पता ही होगा कि इसमें कि व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द स्कूटर इज नीडेड टू मेक द टर्न, तो मतलब कि अगर वो टर्न ऐसे अगर ले रहा होगा कैसे भी, तो उसको अगर एक तरफ अगर झुकेगा भी तो वो उसको तो मतलब एक तरह से वो गिर जाना चाहिए, लेकिन वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगेगा जो उसको रेस्क्यू करेगा। तो वही उसका वेट का उसका मतलब पूछ रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगेगा, सर्कुलर मोशन में है, तो इसका वैल्यू mv²/r हो जाएगा। मास इसका कितना है बच्चों 150 kg, स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, 36 को हम 5/18 से ऐसे कर लें तो कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर रख दे 10 का स्क्वायर, और रेडियस कितना है 30 मीटर, तो 35 जा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका
500 न्यूटन ऐसा फोर्स लगेगा। तो इस इतना फोर्स लगाएगा और जिसके चलते वो बैलेंस रह पाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कह रहा है कि इफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स नीडेड टू द टर्न इन द प्रीवियस प्रॉब्लम टू बी सप्लाइड बाय नॉर्मल फोर्स बाय द रोड, व्हाट शुड बी द प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग। देखो बच्चे, प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग मतलब कि इसमें अब एक चीज़ आपको बताया था कि फ्रिक्शन में एंगल ऑफ रिपोज होता था म्यू और टैन थीटा एक जैसे बिहेव करते हैं लगभग जब तक वो बैंकिंग ऑफ रोड ना आ जाए तब के लिए, जैसे आपको पिछले स्लाइड में या आपको बताया था। तो यहाँ पर क्या होगा कि बैंकिंग मतलब कि जो पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द प्रॉपर एंगल ऑफ द बैंकिंग, कि इफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स नीडेड फॉर द टर्न इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज टू बी सप्लाइड बाय नॉर्मल फोर्स ऑफ द रोड, सो व्हाट शुड बी द। तो इसके लिए क्या होता है, आप ऐसे समझ लो कि इस तरह का कोई है, यहाँ से mg डाउनवर्ड लगता है, नॉर्मल ऐसे लग रहा है, और ये थीटा हुआ तो यहाँ से ये थीटा हो जाएगा, और mv² r ऐसा कह सकते हैं, मतलब उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर देख रहे होंगे तो यहाँ से आप नॉर्मल फोर्स को ही ब्रेक कर लीजिए, सबसे अच्छा है कि यहाँ पर ये थीटा हुआ और तो 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हुआ, तो ये थीटा हुआ, तो यहाँ से आप इसको क्या बोल सकते हैं, ये थीटा और 90 माइनस थीटा, तो ठीक है, तो आप इसको 90 माइनस थीटा तो ये कितना हो जाएगा n साइन थीटा, और यहाँ से n कॉस थीटा। तो उसको आप n कॉ मेरे ख्याल से थीटा यहाँ पर होगा, तो एक मिनट, इनको थीटा कर दीजिए, तो ये कितना हो गया n कॉस थीटा। तो n कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, इज mg, और n साइन थीटा इज इक्वल टू mv² r। तो अगर यहाँ से इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इज v² rg। ठीक है, तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि कितना उसका प्रॉपर एंगल ऑफ द बैंकिंग होना चाहिए, तो v² rg। तो v का वैल्यू, अच्छा प्रीवियस क्वेश्चन में उसका v का वैल्यू हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, r और g तो 30 और 10 पता ही है, तो यहाँ से 10 तो कितना हो गया 100, और रेडियस आपका कितना था 30, और यहाँ से 10, तो 0 0 कैंसिल हुआ, तो यहाँ से tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, इज़ 1/3, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया tan इनवर्स 1/3। तो ये इसका इस पार्ट के लिए आंसर हो गया। कितना एंगल होना चाहिए, तो इतना एंगल होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कह रहे पार्क हैज़ ए रेडियस 10 मीटर इफ़ ए व्हीकल गोज राउंड अ सर्कल एट एवरेज स्पीड ऑफ द 18 किलोमीटर पर आवर। तो 18 किलोमीटर पर आवर मतलब 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। व्हाट शुड बी प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग। तो फिर से उसी का एक एक्सटेंशन पूछ लिया इस केस में। तो हमने जो देखा था tan थीटा को डायरेक्ट लगा लीजिए कि इक्वल टू v² rg। तो 5 मीटर पर सेकेंड तो 25 हो गया, रेडियस है 10 और g का वैल्यू है 10, तो 25/100। तो यहाँ से कितना आ गया बच्चों वैल्यू इसका 1/4। तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा tan इनवर्स 1/4। तो इस पार्ट के लिए आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आसान था, आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कि इन द रोड ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम इन द हॉरिजॉन्टल नो बैंकिंग व्हाट वुड बी द मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट दैट द स्कूटर गोइंग टू बी 18 किलोमीटर पर आवर डज नॉट स्कीड। तो ये देखिए इसमें क्या कह रहा है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट सो दैट स्कूटर गोइंग टू एट 18 किलोमीटर डज नॉट एक्सीड और नो बैंकिंग। तो इसके लिए पहले भी आपको बता रखा है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए सर्कुलर टर्न लेता है तो कोई ऑब्जेक्ट है, तो जब वो इधर की तरफ जाएगा मतलब कि mv² r अगर उसको कर रहा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लग रहा होगा,
और नॉर्मल फोर्स ऊपर और mg नीचे। अगर उसके लिए देखेंगे तो मतलब mv²r से आप अगर भाग रहे होंगे, मतलब या किसी स्पीड से जब आप टर्न लेते हैं तो mv²/r इस आउट बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है और फ्रिक्शन आपको रेस्क्यू करता है। तो सेफ राइडिंग के लिए क्या होगा कि कम से कम mv² v का वैल्यू कहाँ तक अलाउ करेगा, जहाँ तक वो फ्रिक्शन उसको रोक ले। तो mv²/r म्यू mg = mv²/r। तो m से m कैंसिल हुआ तो म्यू का वैल्यू कितना आ गया, v²/rg। तो आप एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, जो मैंने बोला था एंगल ऑफ रिपोज, म्यू और tan थीटा एक जैसे काम कर रहे हैं, तो एक जैसे ही काम कर रहे हैं क्या इसमें। पिछले वाले में देखिए tan थीटा = v²/rg और यहाँ पर म्यू = v²/rg। अब म्यू का वैल्यू निकाल लीजिए, तो v का वैल्यू कितना है, इस 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब कितना हो जाता है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 का स्क्वायर अपॉन rg, प्रीवियस क्वेश्चन से है 10 एंड 10, तो ठीक है 10 एंड 10, तो फिर तो वही बात आ गया। तो 25 अपॉन, अच्छा उनका समझाने का ही मतलब ये था, ये क्वेश्चन इसीलिए दिया गया था पिछले वाले क्वेश्चन में और इस वाले में भी, कि आप म्यू और tan थीटा को आप समझते रहिए। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.25, तो म्यू का वैल्यू आ जाएगा 0.25, ऐसा म्यू का वैल्यू 0.25 आ गया। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 50 मीटर हैज़ द एंगल ऑफ बैंकिंग इक्वल टू 30 डिग्री। एट व्हाट स्पीड शुड बी द व्हीकल गो ऑन द राउंड सो दैट फ्रिक्शन इज नॉट यूज्ड। ठीक है, तो अब उसको जैसे कि इसमें देखो, या तो झुक जाए या तो बच सकता है, या अगर नहीं झुक रहा सीधा सीधा जा रहा है तो फ्रिक्शन रेस्क्यू करने आ रहा है। तो इस समय झुका हुआ है और कह रहा फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो यानी कि पहला वाला जो हमने आपको बताया था कि tan थीटा = v²/rg। तो ये एससी वर्मा के जो क्वेश्चन आप सोच रहे हैं कि ये तीनों चारों क्वेश्चन एक जैसे क्यों दिया, वो यही समझा रहे हैं बार बार आपको कि आप झुक कर बच सकते हो, या मतलब कि इतना आप झुको नहीं, स्ट्रेट हैं, तो मतलब या तो फ्रिक्शन से आप काम चलाइए। दो बातें हैं और है सेम दोनों का मैग्नीट्यूड। यहाँ पर tan थीटा = v²/rg और वहाँ पर अगर झुक नहीं रहे हैं तो फ्रिक्शन आपको रेस्क्यू कर रहा है, तो म्यू = v²/rg। ठीक है बच्चों, तो बस उसके टर्म्स से ही से मतलब है कि क्या आपको समझाना चाह रहे हैं। तो v का वैल्यू यहाँ से, अच्छा पूछा ही गया है, और इसका वैल्यू tan 30, तो यहाँ से tan 30 लिख ले। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, इज 1/√3। तो इसका r का वैल्यू 50 है, g इज 10 इज 1/√3। तो v का वैल्यू आप जब निकालेंगे तो 500 अपॉन √3, ठीक है, का अंडर रूट। तो यहाँ से 500 का वैल्यू मतलब 10 को तो बाहर ले लीजिए, और 5 इस 5 है और 1.73 ऐसा है। तो इसका अगर वैल्यू अगर निकालेंगे भी 1.73, तो कुछ मेरे ख्याल से 1.7 मतलब इसका रेडीमेड वैल्यू आता है, तो कुछ 17 मीटर पर सेकंड ऐसा मिल जाता है। 289 कुछ रहता है, तो उसका आप रूट निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों क्वेश्चन का पीछे का समझाने का ये मतलब था। अब आ जाइए, हाँ ये देखिए, ये बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम जो 11th क्लास में बच्चे हैं, तो ये उनके लिए नहीं है, जो 12th क्लास में बच्चे हैं उनके लिए, या जो 12th पास हैं, जो फिर से अपने एग्ज़ाम के लिए जो जा रहे हैं उनके लिए है। तो ये कह रहे हैं कि बोहर मतलब उसमें क्या होता है कि जो आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो 11th वाले हैं उनके लिए है। उनके लिए बता देता हूँ कि अगर ये हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर काटते रहता है, यही होता है ना। तो वैसा ही कुछ बातचीत यहाँ पर हो रहा है। तो होता क्या है कि यहाँ पर मान लीजिए कि चार्ज अगर Q1 है और इसका चार्ज Q2 है और इनके रेडियस R है, तो इसमें फोर्स क्या लगता है, तो फोर्स के लिए वहाँ पर फॉर्मूला है K Q1 Q2/r²। अब सिंस से आपस में मतलब इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो एक क्या करेगा कि न्यूक्लियस में इसको अपनी तरफ खींचेगा, इस चार्ज पार्टिकल को। तो उसको अवॉइड करने के लिए वो सर्कल में घूमते हैं और सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर से लगते हैं, तो एक दूसरे को वो लोग कैंसिल आउट करते हैं और एक
और वो स्टेबल रहता है। तो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे काम करता है वो इसके लिए है, तो उसी का टेस्ट ले रहे हैं कि सर्कुलर मोशन का है, तो हम लोग सर्कुलर मोशन देख रहे हैं, इसीलिए उसको बताया गया है। तो अभी देखिए कि जब मैंने बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के बीच में लगेगा, तो कौन इसको बैलेंस करेगा, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उसका वैल्यू कितना होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए, mv²/r, यही हमने पढ़ा है। तो अब हमें जो भी चाहिए इससे मिल जाएगा। अब आइए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है कि एंड द बोहर मॉडल, a Bohr model of the hydrogen atom, the electron is treated as a particle going in a circle with the center at the proton. The proton itself assumed to be the fixed at the internal frame. The centripetal force is provided by the Coulomb attraction. देखो क्वेश्चन में मेंशन है, जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, ये बात क्वेश्चन में वही बता रहा है कि the centripetal force is provided by the Coulombian force attraction. So in the ground state, the electron goes around the proton in a circle of radius 5.3 into 10 raised to the power -11 मीटर। एरर है यहाँ पर, टाइपो एरर। फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 raised to power -31 kg, ये आपको पता ही होगा, kg में है। और चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 raised to the power -19 कूलम। तो आ जाइए अपने काम पे लग जाए। वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी। तो रेडियस ये आर तो आपको सामने से दिख रहा होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो v का वैल्यू क्या होगा इसके अंदर, k q1 q2 बाई आर अपॉन m अंडर रूट। तो इसमें जो k का जो वैल्यू है, इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 raised to the power 9। ये कुछ वैसा है बच्चों जैसे कि आप ग्रेविटेशन के अंदर आप जानते हैं कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 raised to the power -11 होता है। तो वैसे ही k का जो वैल्यू होता है 9 इंटू 10 raised to the power 9 होता है। तो ठीक है, इसको फटाफट पुट कर लिया जाए। तो 9 इंटू 10 raised to the power 9 और चार्ज q, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेम चार्ज होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1.6 इंटू 10 raised to the power -19। तो 1.6 इंटू 10 raised to the power -19, इनको भी रख लेते हैं स्क्वायर। अब उसके बाद मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 raised to the power -31 और इसका रेडियस 5.3 इंटू 10 raised to the power -11, ऐसा। तो इन सबों को जब आप पुट करेंगे तो कुछ है 10 raised to the power 6 ऑर्डर का आएगा। और एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप देखेंगे तो इसको 2.2 इंटू 10 raised to the power 6 मीटर पर सेकेंड। तो जो बच्चे 11th वाले हैं तो उनको ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मिला होगा, और जो 12th में है तो उनको फिजिक्स के अंदर आपको मिल जाएगा जो न्यूक्लियाई वाला जो चैप्टर है वहाँ पर। तो इसको बोहर्स वेलोसिटी भी बोलते हैं, तो उसी का क्वेश्चन भी है। तो 2.2 इंटू 10 raised to the power 6 मीटर पर सेकंड। और एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि जो लाइट का स्पीड होता है 3 इंटू 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन इनका स्पीड कितना है 10 raised to the power 6। तो इसका मतलब क्या है कि ये थोड़ा सा कम है, लाइट की स्पीड से नहीं जाते हैं। अगर लाइट की स्पीड से चलने लगे तो एटम वगैरह टूटने लगेगा, फिर उसमें वो रिलेटिव वेलोसिटी का काम होगा, जो कि हम क्वांटम फिजिक्स में समझेंगे। तो खैर हमें जो निकालना था अभी सर्कुलर मोशन के लिए, यहाँ से काम किया कि v = 2.2 इंटू 10 raised to the power 6 मीटर पर सेकंड, इसको ऐसा फाइंड कर लिया। और एक आपको नया इंट्रोडक्शन दिखाया कि कोलम्बियन फोर्स क्या होता है, F = Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और इसको बैलेंस कहाँ पर करता है mv² बाई आर। ठीक है, ये एग्जैक्टली वैसा ही सिस्टम है जैसे कि हम अर्थ अराउंड टू सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि सन हमें खींचते रहता है। तो उसको खींचने के लिए हम लोग, या जो अर्थ हमारा है वो क्या करता है, गोल गोल घूमने लगता है कि उस अट्रैक्शन को निगेट करने के लिए बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने लगता है। तो वैसा ही यहाँ पर है कि जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा कौन, न्यूक्लियस में कौन, प्रोटॉन पॉजिटिव है, तो उससे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से बचने के लिए सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स के शरण में जाता है और गोल गोल घूमने लगता है, और जहाँ से उसका इफेक्ट को नलीफाई कर देता है। तो ये तो हमारा था वेलोसिटी का वैल्यू। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट, करें कि a stone is the fastened at one end of the string with the word in the vertical circle of radius r। अच्छा, इसको लिखना था बच्चों आप लोग को, इसे सिंपल KQ mv² बाई आर, उसको पॉज करके अब अपना लिख लीजिएगा। आ जाइए इस क्वेश्चन में आते हैं। क्या कर रहे हैं कि stone is the fastest at one end of the string and it is the whirled in the vertical circle of radius r। Find minimum speed of the stone have the highest, find the minimum speed of the stone can have the highest point of the circle, कैन हैव एट द। ठीक है, तो इसके लिए क्या है बच्चों कि एक यहाँ पर ऐसा कुछ स्ट्रिंग है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को फास्टेन किया हुआ है और इसको ऐसे गोल घुमा दिया।
तो नीचे की तरफ ऐसा होगा टेंशन T, और mg तो नीचे की तरफ लगता ही है। तो इन दोनों का सम अगर देखेंगे तो क्या होगा, T प्लस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अगर जो भी इसका लेंथ है L अगर मान लेते हैं, रेडियस R बोल ही रखा है, तो L इक्वल टू R ऐसा कर लेते हैं, तो एम वी स्क्वायर बाई आर। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि व्हाट इज़ द मिनिमम स्पीड ऑफ ए स्टोन, वहाँ पर क्या होना चाहिए। तो मास में तो कुछ होने से रहा, मास में तो कोई चेंज नहीं होगा ना, जी भी कोई चेंज नहीं होगा। अब इतने छोटे के लिए तो जी चेंज करता नहीं है, जी में वेरिएशन आता है जब हम हाइट के ऊपर जाते हैं, अर्थ से कुछ कंसिडरेबल हाइट पे जाते हैं तब वो चेंज करता है, कुछ वो भी 320 किलोमीटर से ऊपर, और जब अर्थ के नीचे जब जाते हैं तब चेंज करता है। तो इस केस के लिए मास और जी तो कम चेंज हुआ नहीं, क्योंकि अर्थ के ऊपर ही ये सब काम चल रहा होगा। तो बचा टेंशन। तो मिनिमम इसका वेलोसिटी अगर होगा, ये जब मिनिमम होंगे कौन वेलोसिटी, तो टेंशन उस समय 0 होगा, है ना। v का वैल्यू कम कैसे हो सकता है, अब r और m तो फिक्स है, m और g फिक्स है, तो मिनिमम होने के लिए इस टेंशन को ही हटना पड़ेगा। तो जब वहाँ से हटे तो क्या मिला हमें, एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो m से m कैंसिल हुआ, तो v का वैल्यू कितना आ गया, अंडर रूट आर जी, ऐसा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, तो ये इस पार्ट का आंसर था बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट, ये कह रहा है कि सीलिंग फैन हैज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल थ्रू द आउटर एज ऑफ द 3 ब्लेड्स 120 सेंटीमीटर एंड आरपीएम 1500 एट फुल स्पीड। एक सिंपल जो हमारे घर में फैन होता है 3 ब्लेड्स वाला, वही वाला ब्लेड है और वो फुल स्पीड से चल रहा है। तो कह रहा है कि हाउ मच फोर्स डज इट एक्सपीरियंस व्हेन द फैन runs at the full speed, and who exert this force on the particle, how much of the force does the particle exert on the blade along the its surface। तो सीलिंग फैन पर है और कुछ आउटर एज पर कंसिडर पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम, मतलब डस्ट पार्टिकल होगा। तो कुछ इस तरह का होगा फैन हमारा, ऐसा 3 वाला इस तरह का होगा। तो मैं इसका जूम करके ऐसा बना दे कि यहाँ पर हो रहा होगा और ये घूम रहा होगा ऐसे गोल गोल ओमेगा से, यहाँ पे फिक्स होता है। तो डस्ट पार्टिकल यहाँ पर कुछ होगा 1 ग्राम का, तो उसमें क्या होगा कि एम ओमेगा स्क्वायर बाई आर वो किसके तरफ लग रहा होगा, टुवर्ड द सेंटर, ऐसा ही होगा। फ्रिक्शन वगैरह कुछ होगा, उसको रेस्क्यू कर रहा होगा। तो वो कह रहा कि हाउ मच फोर्स डज एक्सपीरियंस व्हेन इट इज़ द रन्स इज द फुल स्पीड। तो हमें ओमेगा के लिए चाहिए, तो यहाँ पर कुछ बोल रखा है ना 120 आरपीएम, आरपीएम 120 कर रहा हूँ, 1500 आरपीएम। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम 1500 आरपीएम जो लिखा हुआ है, तो इसको हम चेंज कर लें 1500 बाई 60, तो कितना हो जाएगा 25 आरपीएस में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी 25 आरपीएस है, तो ओमेगा कितना हो जाएगा 2 पाई एफ, तो 2 पाई इंटू 25 इक्वल टू 50 पाई रेड पर सेकेंड, ऐसा होगा क्या। तो ओमेगा का वैल्यू आ गया। तो अब जहाँ तक उसमें फोर्स लगाने के लिए है एफ इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो मास है 1 ग्राम, 1 ग्राम का पार्टिकल है ना, यहाँ पे देखिए इट इज़ 1 ग्राम। तो 1 ग्राम का मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, 10⁻³ kg, और ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 पाई। 50 पाई का स्क्वायर करेंगे तो 2500 पाई स्क्वायर, एंड रेडियस हमारा कितना है इज़ 120 सेंटीमीटर। तो 120 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 1.2 मीटर, ऐसा। तो देखो पाई स्क्वायर का वैल्यू नियरली कितना होता है 10, बताया था आपको, जी और पाई स्क्वायर एक जैसे होते हैं, या √10 का स्क्वायर, तीनों एक जैसे होते हैं। 10⁻³ तो 10 10 10 और 10⁻³ हाई बाई करके बाहर चले गए। अब बचा यहाँ पर कितना 25 इंटू 1.2, तो इसको आप वहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ आपका मिल जाएगा, और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 37.5 न्यूटन। ठीक है, तो ये इस पार्ट का आंसर हुआ। और कह रहा कि
हु एग्जर्ट्स द दिस फोर्स ऑफ द पार्टिकल, तो ऑब्वियसली ब्लेड लगा रहा होगा along the diameter, and how much force does the particle exert on the blade, तो सेम एक्शन रिएक्शन होगा तो वो भी उठाकर उधर ही लगाएगा along the diameter। ठीक है बच्चों, तो इस पार्ट का ये आंसर हुआ आपका। अब देखिए नेक्स्ट, a mosquito is sitting on the LP recorder of the disc rotating on the turntable at 33, यहाँ पर मिसप्रिंट है 33 1/3 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मॉस्किटो इज सिटिंग ऑन द एलपी रिकॉर्डर, डिस्क रोटेटिंग ऑन द टर्न टेबल एट 33 1/3 रिवॉल्यूशन पर मिनट। द डिस्टेंस ऑफ द मॉस्किटो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टर्न टेबल इज 10 सेंटीमीटर, सो दैट फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द रिकॉर्ड एंड द मॉस्किटो इज ग्रेटर देन द पाई स्क्वायर बाई 81। और टेक जी का जो वैल्यू है हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो देखिए बच्चों, रिकॉर्डर कुछ इस तरह का गोल गोल घूम रहा होगा अपने एक्सिस पे, जहाँ आप अगर देखे होंगे कुछ इस तरह का एलपी रिकॉर्डर होता है, जो पुराने ज़माने में नहीं सुनते रहते थे गाना, बड़ा सा उसका रहता था कुछ और वो रिकॉर्डर चलते रहता है। तो अचानक से मक्खी बैठ गई या मच्छर बैठ गया, तो एस सी वर्मा सर ने सोचा कि चलो एक क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं। तो उसी पर एक क्वेश्चन मिल गया और हम लोग इसको आज सॉल्व कर रहे हैं। तो टेबल है उसका 10 सेंटीमीटर। देखो तो उसमें क्या होगा कि अगर चलेगा तो अगर उस पर अगर हम सोचें कि m ओमेगा स्क्वायर आर का कुछ ऐसा फोर्स लगेगा बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल, और उसको रेस्क्यू कौन कर रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर F। तो उसको अगर उसी पे वो बैठा रहना चाहिए, रह रहा है, सो दैट द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द रिकॉर्ड एंड द मॉस्किटो इज ग्रेटर देन दिस। तो अब अगर उस पर बैठा हुआ है तो मस्ट भी क्या होगा कि फ्रिक्शन फोर्स ये ज़्यादा होगा किससे, m ओमेगा स्क्वायर आर से ना, तभी तो आराम से वो मच्छर भी अपना गाना सुन रहा होगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम और बने तो उसका नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा होगा मॉस्किटो का, और mg नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या, म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के जगह पे इज ग्रेटर देन m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो म्यू को तो हमें पता ही करना है, नॉर्मल फोर्स हमारा mg और हो गया, क्योंकि यहाँ से n इक्वल टू mg चल रहा होगा, और यहाँ से m ओमेगा स्क्वायर आर, तो m से m कैंसिल हो गया है ना। तो म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी, ऐसा। तो ओमेगा का वैल्यू हमारा कितना है उसको लेकर आते हैं। ओमेगा का वैल्यू है इस 100/3 आरपीएम में, तो इसको 1/60 में करेंगे तो आरपीएस में कन्वर्ट हो जाएंगे क्या, तो 0 0 हो गया, और यहाँ से कितना हो गया 5/9 आरपीएस रिवॉल्यूशन पर सेकंड। अच्छा वो फ्रीक्वेंसी है बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ओमेगा तो अभी आएगा थोड़ी देर के बाद, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है। तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाता है 2πf, तो यहाँ से 2π 5/9 करेंगे तो 10π/9 आरपीएम रेडियन पर सेकंड, ऐसा। तो अब उसका वैल्यू यहाँ पर रख दें ओमेगा स्क्वायर आर के जगह पे, तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के जगह पे कितना हो गया 10π, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100π का स्क्वायर। रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1, ये दिख रहा होगा ना आपको, अच्छा मैं ही दिख रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए 0.1, हाँ दिख तो रहा है, ये 0.1 है, और g का वैल्यू है यहाँ से 10, ठीक है। तो वहाँ पे कितना था 10π, और अच्छा वहाँ पर 100π होगा, g का वैल्यू 10, और इसका 9 का स्क्वायर इज ऑल्सो 81 होगा, ऐसा होगा। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि ये 0.1 है, तो एक जीरो को एक खा जाएगा और 10 पूरे को खा जाएगा। तो बचा क्या, म्यू का वैल्यू कुछ इधर लिख दिया जाए, क्योंकि वो नीचे आता है तो वो दिखता नहीं है कभी कभी। तो म्यू का वैल्यू जो हमारा मिलेगा इज ग्रेटर देन, ये कितना हो जाएगा इस पाई स्क्वायर बाई 81, हाँ यही तो प्रूफ नहीं करना था हमें। तो पाई स्क्वायर का वैल्यू इज सॉरी म्यू का वैल्यू इज ग्रेटर देन, इतना तो रहेगा ही रहेगा कम से कम, तभी वो रुका रहेगा, या इसके एक बराबर का भी होगा तब भी काम चल जाएगा। तो हमें शो करना था कि अगर वो चल रहा है तो इतने से पाई स्क्वायर बाई 81 पे रुका हुआ था।
तो ये तो बच्चों था क्वेश्चन नंबर 12। अब आ जाइए 13। एक क्या कर रहा है कि 13 में कि सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द कार टेकिंग अ टर्न द रेडियस 10 मीटर एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग ऑफ द पेंडुलम with the vertical if the angle does not change during the turn। ठीक है, मतलब आप देखते होंगे कि जैसे मान लीजिए कि आप कार में बैठे हुए हैं अपने और कुछ ऊपर से हैंग कर रहा होगा, तो जिधर आप टर्न लेते हैं तो उधर भी वो भी टर्न उधर ही वो चला जाता है। मतलब कि जैसे अभी यहाँ पर टर्न लिया होगा तो पहले तो नॉर्मल होगा, जब मान लीजिए कि वो रेस्ट में होगा या सीधा जा रहा होगा आपका कार या व्हीकल, जब वो टर्न लिया होगा तो यहाँ से यहाँ तक की कहानी देखिए कैसे चेंज हो गया होगा। ऐसा वर्टिकल से एंगल थीटा ऐसा हो रहा होगा। तो उसमें क्या क्या लग रहा होगा, एक तो mg नीचे लग रहा होगा हमेशा की तरह, और टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग लग रहा होगा, और m ओमेगा स्क्वायर r या mv स्क्वायर बाई r बाहर की तरफ लग रहा होगा। ये तीन ही फोर्स लग रहे होंगे क्या? हाँ। तो अभी क्या होगा कि इस टेंशन का मतलब कि, और आपको जैसा पता है लॉज ऑफ मोशन वगैरह में हमने अब तक देखा है कि हर फोर्स को कोई ना कोई बैलेंस करने के लिए रहता है। अगर इसका एंगल चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि इसका कहने का मतलब है इक्विलिब्रियम में है, तो मस्ट भी हर फोर्स एक दूसरे फोर्स को बैलेंस करता है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे कि थीटा होगा तो टेंशन का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा। तो इसको जब आप लिखेंगे टी साइन थीटा, वो बिल्कुल वही आ रहा है होगा जो अभी हमने नॉर्मल फोर्स या जो tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी देखा। तो टी साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर, और टी कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, इज एम जी। इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए तो यहाँ से कितना आ गया, tan थीटा इक्वल टू एम कैंसिल वी स्क्वायर बाई आर जी। तो ये हमारा tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी आ जाएगा। अब जो भी वैल्यू हमें गिवन है 36 किलोमीटर, बेसिकली 36 किलोमीटर इज 5/18 से करेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ये हो गया। और रेडियस का वैल्यू हमें कितना गिवन है, इस 10 मीटर। तो बस इससे आसान क्या चाहिए जीवन में, तो आप इसका वैल्यू वी स्क्वायर का 10 इंटू 10 यहाँ लिख देता हूँ, tan थीटा इक्वल टू 10 इंटू 10 वी स्क्वायर के जगह पे, क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड है। आर का वैल्यू कितना है बच्चों, 10, और जी का वैल्यू है 10, तो 100/100 कितना हो जाएगा, 1 यहाँ से। तो tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया, इज़ 1। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री। तो यानी कि 45 डिग्री पर वो जो बॉब से जो कार के उसमें स्ट्रिंग होगा वो 45 डिग्री एंगल से टिल्टेड होगा। तो इसके लिए ये था, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा बॉब इन द सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज़ 100 ग्राम एंड स्पीड ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। तो कह रहा फाइंड अ टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इन द लोएस्ट पॉइंट, और उस समय स्पीड है 14 मीटर पर सेकेंड। तो देखो बच्चे क्या होगा कि जब ये बॉब है ऐसा कुछ और इस हैविंग सम स्पीड v है और ये सर्कुलर मोशन में जा रहा है, ऐसा ही बोला है, बॉब द सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ दिस स्पीड एट द लोएस्ट पॉइंट। और है नहीं भी है तो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं ना, तो जो आर्क ऐसा घूम रहा होता है पेंडुलम, अगर ऐसे आप देखेंगे तो ये वाला जो आर्क है अभी ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, तो उसका एक पोर्शन ऐसा आप देखिए ऐसा कर रहा है, पेंडुलम जैसा है। तो कह रहा है कि एज द लोएस्ट पॉइंट पर जब होगा, तो यहाँ पर ऑब्वियसली लोएस्ट पॉइंट वही होगा, इसका हाईएस्ट पॉइंट होता है जैसा कि आप जानते हैं सिंपल पेंडुलम में। तो ऐसा सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो वो सब भी बातें समझाऊंगा, लेकिन अभी तो लोएस्ट पॉइंट आपका ही हो रहा होगा। आप देखेंगे तो ये हाईएस्ट पॉइंट मतलब ये थोड़ा सा ग्राउंड से ऊपर इतना डिस्टेंस है ना h, तो ये उसको बता रहा है। तो उसको तो अभी नहीं चाहिए हमें, इस सिंपल इसको तो समझते हैं। तो इसका mg नीचे की तरफ लग रहा होगा और टेंशन कहाँ लग रहा होगा, ऊपर की तरफ। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या, देखो t माइनस एम जी या एम जी माइनस टी। तो अभी आर्क अगर ऐसा देखेंगे तो अंदर की तरफ है, तो मतलब कि जो रेडियस अंदर की तरफ है तो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। तो हमेशा याद रखना कि जब भी इस तरह का हो, मान लो कि अभी
साइक्लिस्ट वाला भी हो जो है ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स ऊपर, mg नीचे, यहाँ पर भी नॉर्मल फोर्स ऊपर और mg नीचे। तो कब लेंगे? n माइनस mg या n1 n2 कह देता हूँ, जैसे कि n1 माइनस mg लेंगे या mg माइनस n1, तो mg माइनस n1 लेंगे। क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर वाला जो आर्क है mg की तरफ ज़्यादा है। हमेशा क्या होता है, mv स्क्वायर बाई आर इज़ द नेट फोर्स, ये हमेशा याद रखिएगा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो नेट फोर्स होता है। तो mg माइनस n1 इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, और इस केस में आपका देखेंगे तो n2 माइनस mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, क्योंकि n2 ज़्यादा होगा तो इसीलिए। तो यहाँ पर अगर आप बात करें इस टेंशन t और mg के लिए, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि t माइनस mg इक्वल टू इज mv स्क्वायर बाई आर, ऐसा। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg प्लस mv स्क्वायर बाई आर। तो mg का वैल्यू कितना है उसका, 100 ग्राम है, तो उसका मास 0.1 इंटू जी का वैल्यू 10 हो गया, और सॉरी प्लस मास उसका 0.1 है, और वेलोसिटी इस 14 मीटर पर सेकेंड, और रेडियस कितना है बच्चों, 1 मीटर। तो ये हो गया 14 का स्क्वायर आपको याद है 1.96 इंटू अगर करेंगे, सॉरी 14 का स्क्वायर इज 196 और mv स्क्वायर बाई आर। तो ठीक है, तो इसका वैल्यू हो गया 1 कुछ, तो ठीक है, तो इसका वैल्यू आएगा यहाँ से 1 आ जाएगा, और इनका 14 स्क्वायर इज 196, ठीक है। तो इसका 19.6, लेकिन मुझे क्यों बार बार हो रहा है कि एक बार बुक से मुझे उसका चेक करना होगा कि ठीक है बच्चों, अभी मैंने चेक किया तो उसमें बुक के अंदर ये इसमें एक टाइपो एरर है, यहाँ पर 1.4 मीटर पर सेकेंड है, 1.4 मीटर पर सेकेंड है। वही मैं सोचा कि इतना तो कभी आता नहीं है, ये 19.6 यहाँ से, तो 1.4 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या होगा कि जब इसको करेंगे तो 1.96 होगा, और 0.1 का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.196, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1.196। तो इसको जब 19 को जब राउंड ऑफ करेंगे यहाँ से, तो इक्वल टू 1.2 न्यूटन होगा। तो ये टाइपो एरर था, SC वर्मा बुक, क्वेश्चन नंबर 14, तो इसका है, ठीक है। तो इसके लिए था, ठीक। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर तो कुछ टाइपो एरर नहीं है, देख लेता हूँ। इसमें भी कह रहा है कि सपोज द बॉब, हाँ यहाँ तो ठीक है 1.44 है मीटर पर सेकेंड, व्हेन दिस स्ट्रिंग इज द मेक एन एंगल ऑफ 0.2 रेडियन, 0.2 रेडियन with the vertical. Find a tension in the instant you can cos theta is equal to 1 minus theta square by 2 sin theta। ठीक है, ये तो इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि जब उस समय का हमें टेंशन बताना है, वहाँ पर क्या था, लोएस्ट पॉइंट पे था, और जब वर्टिकल से इस तरह का कुछ यहाँ पर हो रहा है, एंगल थीटा है, तो उस समय का बताना है कि mg ऐसा, तो टेंशन t इधर की तरफ लगेगा, और सिंस सर्कुलर मोशन में होगा तो इसमें अंदर की तरफ ही लग रहा होगा। तो इसका ये वाला कंपोनेंट हम क्या बोल सकते हैं, mg cos थीटा, और इसमें दूसरा वाला इसका mg sin थीटा। तो इसमें क्या होगा बच्चों कि जो mg sin थीटा वाला जो कंपोनेंट है इसका, तो ये हॉर्ज परपेंडिकुलर होगा इसके टेंशन के t के लिए, तो इसीलिए इसका कोई अकाउंट नहीं होगा। तो अभी क्या होगा कि अगर इसमें ज़्यादा कौन होगा, अगेन t, क्योंकि सर्कुलर आर्क ही अगर ऐसा हो रहा होगा ना, आप ऐसा इमेजिन करके देखिए इस तरह का, तो आर्क ही ऐसा है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू m v स्क्वायर ओवर आर, ऐसा। तो सेम प्रीवियस वाला पार्ट ही है, तो प्रीवियस वाले पार्ट में इसका वैल्यू कितना आया था, एम वी स्क्वायर बाई आर का 0.196। तो इनको तो एज इट इज़ हमें लेना है। बचा ये टी एम जी कॉस थीटा और प्लस
mv² r। तो इसमें कह रहा है क्या, cos थीटा का वैल्यू लेने के लिए 1 माइनस θ²/2। ये क्यों होता है मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि cos थीटा का जो वैल्यू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, ये आपको पता होगा, θ²/2 ट्रिग्नोमेट्री से। और थीटा बहुत कम होता है तो यहाँ से कह सकते हैं 1/2 साइन θ/2 का होल स्क्वायर है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जब साइन और टैन जब बहुत स्मॉल होते हैं तो थीटा और थीटा आपस में इक्वल होता है, ऐसा आप कैलकुलेटर में चेक करके देखिएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2 θ²/4, तो यहाँ से कितना हो गया 2, तो 1 माइनस θ²/2 इस तरह का। तो 1 माइनस θ²/2, तो यहाँ से इसका वैल्यू अगर रखेंगे तो mg 1 माइनस θ²/2। ऑल दो आपको इतना नहीं सोचना है क्योंकि क्वेश्चन का ही पार्ट है, वो गिवन है, तो हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। और इसका वैल्यू 1.96 आया था बच्चों mv²/r का, वो आप चेक करके देख सकते हैं। और रहा बात इसका mg का वैल्यू 0.1 है तो 10 हो जाएगा, 1 हो गया। थीटा का वैल्यू कितना बोला है लेने के लिए 0.2 का स्क्वायर कितना होता है 0.04, 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.04 होगा, और 0.04/2 करेंगे तो 0.02, तो 1 माइनस 0.02 कितना हो जाएगा 0.98, और प्लस इसको आप 0.2 ऐसा कुछ कह लीजिए। तो उसका जब आप वैल्यू निकालेंगे तो 0.18 ऐसा आएगा न्यूटन। आंसर में को देखिएगा कुछ 1.16 है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जी का वैल्यू या तो 9.8 लिया गया होगा तब थोड़ा कम आ गया होगा, तो इस चलते। तो ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही समाप्त करते हैं, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 16 तक आज हम लोग, चलो एक 16 उसी पर है और उसको भी बता के ख़त्म ही कर देते हैं। तो एक तरह के बॉब वाले जितने होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। एक तरह सपोज द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब ऑफ मास इज थीटा नॉट, ये थीटा नॉट है बुक में। सपोज द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल पेंडुलम हैविंग द बॉब ऑफ मास m इज थीटा नॉट, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द बॉब एज द एक्सट्रीम पोजीशन। तो आपको पेंडुलम में, सिंपल पेंडुलम के बारे में पता होगा कि जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है, ऐसे ऐसे आप कभी भी देखिएगा, कभी पेंडुलम जब जाता है, अगर यहाँ से भी देखिए, अगर मैं इधर कर रहा हूँ तो एक्सट्रीम पोजीशन ये कहलाता है, और यहाँ पर उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है 0, वही होगा। तो करा उस समय का टेंशन बताओ, तो बताना बहुत आसान है कि mg डाउनवर्ड होगा, इसका ये वाला कंपोनेंट इधर देखेंगे तो mg cos थीटा नॉट होगा, और टेंशन इधर की तरफ होगा। तो नेट फोर्स हमेशा क्या होगा t माइनस mg cos थीटा नॉट, और नेट फोर्स क्या होता है अभी बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r होता है। तो ये तो है नहीं ना, ये तो जीरो की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं t = mg cos थीटा नॉट, ये वैल्यू होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 तक। और एग्जैक्टली इसमें कितने हैं 30। तो और जो 14 क्वेश्चन है बच्चों आगे के नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, ये बहुत बेसिक वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट दूसरे राउंड में जब आएंगे तो बाकी के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन करेंगे। तो इसको कीप वॉच करते रहिए, और इसको लगाने के बाद आप अपना खुद भी जाकर उधर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर योर टाइम।